गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना और मनी गुरु में खास तौर पर आज हम बात करेंगे टैक्स की, जिसका आपका और हमसे सबसे सरोकार है, और खास तौर पर बजट ऐलान करने के बाद किन लोगों को टैक्स में राहत मिली है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। किस पर बड़ा है टैक्स का बोझ, ये भी बहुत ही ज्यादा पते की बात है। और सुपर हिट से लिया मिडिल क्लास को दिया, कुछ ऐसा ही बजट इस बार देखने को मिला है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी 5 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो 3,000 रुपए तक की छूट आपको जरूर यहां पर मिली है। तो आखिरकार इस सब के क्या मायने हैं आपके लिए, कैसे आप अपने लिए आपकी जो रकम है वो जुटा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं टैक्स, इन सब पर टिप्स हम आपको देने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर सोमेश अरोरा, ये टैक्स एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे साथ विश्वजीत पराशर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड मार्केटिंग बजाज कैपिटल। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है मनी गुरु के टैक्स स्पेशल शो में। सबसे पहले विश्वजीत, हम आपके पास आएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल बजट के ऐलान होने से पहले था कि आखिरकार इस बार के बजट में किसको क्या मिलेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब्स को लेकर सबके मन में था कि हो सकता है थोड़ी रियायत मिले, 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक छूट कर दी जाए, लेकिन कुछ बड़े तौर पर देखा जाए नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए बजट ऐलान होने के बाद किसको क्या मिला है, 5 लाख तक की आमदनी वालों को 3,000 रुपए की थोड़ी बहुत रियायत तो जरूर मिली है, लेकिन मोटे तौर पर बदलाव कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल स्वाति, जैसे आपने बताया कि मोटे तौर पे जो टैक्सेबल सैलरी है मिडिल क्लास को कुछ ज़्यादा कुछ इंसेंटिव नहीं मिला इस बजट से। बट अगर ओवरऑल देखें तो इकोनॉमी को एक ग्रोथ डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करी गई है। एग्रीकल्चरल बजट है, थोड़ा किसानों को काफ़ी फायदे दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल देखेंगे अगर इकोनॉमी मूव करेगी तो सबको कहीं ना कुछ फ़ायदा होगा। जो 3,000 रुपये का फ़ायदा है ये भी काफ़ी करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा इसका भी। और कुछ बहुत और भी रियायतें दी गई हैं, जैसे कि कुछ अगर आप होम लोन लेते हैं तो भी उसमें 35 लाख तक के लोन पे आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। और ऐसे छोटे छोटे फ़ायदे काफ़ी हैं। बट मेरे ख्याल से कि इसको नेगेटिव ना लिया जाए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं गया, ये भी एक पॉजिटिव है। ऑलराइट, तो नेगेटिव ना लिया जाए, कुछ पॉजिटिव इसमें जरूर है। इस पर और डिटेल में चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन सोमेश अरोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे सर्विस टैक्स के बारे में। हर कोई ये कह रहा था कि वित्त मंत्री जी से कि सर्विस टैक्स ना बढ़ाए, उसको कम कर दिया जाए, क्यों सर्विस टैक्स का बोझ हम पर डाला जाता है, हर किसके मन में ये सवाल था। लेकिन जिसका डर था वही हुआ, सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी हुई। हालांकि 0.5% की बढ़ोतरी ही है, 14.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है एग्रीकल्चर सेस लगाने के चलते। आपको क्या लगता है कि आप सर्विस टैक्स बढ़ने से किसे नुकसान होगा और सरकार की रेवेन्यू इससे कितनी बढ़ेगी? देखिए, 0.5% बढ़ाया है, जो कि उन्होंने मिड टर्म में भी बढ़ाया था बाय वे ऑफ सेस। इसमें भी सेस का ही प्रपोजल है 1 जून से लागू करने का, और उसमें भी टेंटेटिव है कि हम कर सकते हैं, हो सकता है ना करें। चलिए मान लीजिए कि कर दिया उन्होंने, 15% करेंगे। जीएसटी की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो करना भी ज़रूरी है। हमें 2-4 बातें हमें माइंड में रखनी चाहिए कि एक तो 66% जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आ रहा है। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, मगर टैक्सेस में उनका शेयर बहुत ज़्यादा है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर नहीं सकते टैक्स। एग्रीकल्चर को आपने ट्रेडिशनली कभी टैक्स नहीं किया। हालांकि ये आपकी जो था इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई थी कि सुपर जो है एग्रीकल्चरिस्ट उनको भी किया जाए, पर नहीं किया। तो ले दे के अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपके पास यही बचता है, सर्विस टैक्स। और जब तक जीएसटी नहीं आता, जिसमें कहते हैं 16 से 18% तक टैक्स हो सकता है, तो आप एक्साइज तो बढ़ा नहीं सकते। तो सर्विस सेक्टर की तरफ ही आपका ध्यान रहेगा। और लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 1.5-2% तक भी बढ़ जाए। 0.5% की ऑप्शन रखी है, कोई बुरा नहीं है। वो भी शायद ऑयल से लिंक करेंगे, अगर प्राइसेस बढ़ गई तो ये हो सकता है इधर ले आएँ और उधर थोड़ा रियायत दे दें। तो ये सारा गवर्नमेंट को फिडलिंग करनी पड़ रही है, जो कोई इसमें कोई वो नहीं है। आप ओवरऑल इम्पैक्ट दीजिए। एक बहुत ही अच्छा बजट इसको क्यों मैं मानता हूँ। पिछले 100 साल से जब जब पे कमीशन आया किसी भी सरकार में, मैं इंपीरियल बजट के टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ, देखिए जब जब पे कमीशन आया 5 से 8% तक टैक्स बढ़ा है उस साल के अंदर। ये पहली अकेली सरकार है जो सिर्फ 1 या 1.25% टैक्स बढ़ा रही है। 19,610 करोड़ टैक्स ओवर अ बेस ऑफ 15 to 20 लाख कलेक्शन। तो 1 या 1.25% बढ़ा के आपको पे कमीशन देने जा रही है और अब देने जा रही है। ये इज अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट व्हिच पीपल शुड नो, जो एनालिसिस कर सकते हैं कि आज तक नहीं हुआ। एंड दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट व्हिच इज डूइंग इट। इतने अपना
आपको इतने रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए 1,01,000 करोड़ के, और आपके ऊपर बोझ कितना डाला गया 19,600 करोड़ का। उसमें तो 5-7% तो महंगाई में होती है पिछले साल से। ऑलराइट, तो इट्स अ फिनोमिनल बजट दैट वे। तो मतलब सर्विस टैक्स की बात की जाए 0.5% ही अगर बोझ डाला गया है तो वो अब बहुत ज्यादा बोझ नहीं कहा जाएगा। एग्रीकल्चर सेस के चलते ये 0.5% बढ़ा है, ऐसा मानना है विश्वजीत का। लेकिन माफ कीजिए सोमेश जी का। विश्वजीत, आपके पास हम आएंगे। अब टैक्स छूट के लिए कई ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं। क्या इसे आम आदमी, खासतौर पर मिडिल क्लास, हमेशा बजट को देखकर काफी ज्यादा सोच रहा होता है, विचार कर रहा होता है कि आखिरकार बजट में उन्हें क्या मिलेगा, उनके लिए अब थोड़ी राहत मिल सकती है? कहां पर वो टैक्स बचा सकते हैं, कहां पर वो ज्यादा सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि 3,000 रुपए का फर्क तो पड़ ही रहा है। अगर आपकी सैलरी 5 लाख तक है तो उसमें 3,000 रुपए का तो टैक्स रिबेट मिल ही रहा है। ऐसे ही होम लोन्स के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये काफ़ी डिसीजंस लिए हैं। तो अगर 50 लाख तक का घर है और 35 लाख तक का आप लोन लेते हैं तो उसमें 50,000 रुपए तक की आपकी रिबेट मिलती है। तो ये भी एक बड़ा स्टेप है। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो अलग फैसले हैं जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखें, तो एनपीएस में 50,000 पिछले साल ही बढ़ गया था, तो 2 लाख रुपए तक तो वैसे ही आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से कि जो भी मिडिल क्लास है उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स और जितने भी सारे विकल्प हैं वो सारे बने हुए हैं, मार्केट पॉजिटिव लग रही है तो वो उसमें निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, और एचआरए को लेकर भी, एचआरए अलाउंस को लेकर भी एक बहुत अच्छा कह सकते हैं बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। 24,000 रुपए की जगह पर 60,000 रुपए पर टैक्स छूट मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है विश्वजीत। जी बिल्कुल, जैसे कि ये छोटे शॉपकीपर्स भी होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, उनको बहुत फायदा होगा। 24,000 से सीधा 60,000 रुपए तक का ये दिखाएंगे तो एक अच्छा खासा उनका टैक्स बचना चाहिए। इसमें काफी मतलब काफी जो भी टैक्स बनता था उनका वो काफी एग्जाम्प्ट हो जाएगा इसमें। अब जैसे पहली बार घर खरीदने वालों के लिए राहत दी गई है, ब्याज में कमी की गई है, और दूसरी बार भी घर खरीदने वालों के लिए काफी बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं खुशखबरी है। तो आपसे समझना चाहेंगे सोमेश कि किस तरीके से वो अब अगर घर खरीदते हैं, फर्स्ट टाइम जो घर खरीदने वाले हैं, उनको किस तरीके से इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए? तो उनको फर्स्ट टाइम बायर्स को उन्होंने एडवांटेज दिया। एक तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट तो बैंक वगैरह डिसाइड करेंगे क्या है, मगर उन्होंने एडवांटेज दिया आपको बाय वे ऑफ टैक्सेस। 50,000 एक्स्ट्रा आपको वो देंगे बेनिफिट अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं। और फिर आपको ये भी है कि उन्होंने हाउसिंग लोअर करने जा रहे हैं। अगर 30 गज का मकान है मेट्रोपॉलिटन में या 60 का है तो उसमें आपको करने जा रहे हैं रियायतें काफ़ी। तो ओवरऑल हाउसिंग के लिए बहुत अच्छा बजट है। और अगर आप 3,000 की बात कर रही हैं तो 5% अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से, तो दिस वर्क्स आउट टू बी 60,000 इंक्रीज इन स्लैब। तो जहां 2.5 लाख है इन लोगों के लिए जो 3,000 का बेनिफिट लेंगे जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, द एग्जम्पशन लिमिट इटसेल्फ हैज टर्न्ड आउट टू बी 3,10,000। 5% इन्फ्लेशन है और आपको नॉर्मल कोर्स में एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो देना चाहिए था। अब 30,000 का 1,250 आपका बनता है उस हिसाब से। आपको 3,000 जब देते हैं वो, तो इट इज वर्चुअली इक्वलेंट टू 3,10,000। तो ये सोचना चाहिए, साइकोलॉजिकल है कि 3,000 का फायदा हुआ, 3,000 टैक्सेस में फायदा हुआ, विच इज सब्सटेंशियल। अब जो स्मॉल सेविंग स्कीम से अब हम लगातार जी बिजनेस पर भी खबर दिखा रहे हैं कि ईपीएफ में किस तरह प्रस्ताव दिया गया है, 60% तक टैक्स लगेगा। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पूरी तरह से टैक्स में छूट मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा राहत की बात होगी। तो इस पर टेक आपसे जानना चाहेंगे हम। अब सोमेश की, आपको लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा एक झटका साबित हो सकता है लोगों के लिए कि स्मॉल सेविंग्स में अगर उनको तब भी टैक्स देना पड़ता है, दोहरी टैक्स की मार लग जाएगी उन पर? देखिए, मैं प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी रहा हूँ राजस्व अधिकारी के अलावा, तो एक चीज़ हमें नोट करनी चाहिए कि इन्होंने 15,000 तक को एग्जम्प्ट कर दिया, विच इज सब्सटेंशियल। 3 करोड़ तक गिन रहे हैं खुद ही। अब 15,000 वो लोग हैं जो इन एनी केस ज़्यादा सेव नहीं करते, उनकी सेविंग कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएफओ में बहुत कम है। इज ओनली पीपल हु आर वेल ऑफ जो कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे। अब आप उनको टैक्स करने जा रहे हैं और उनके विड्रॉल को करने जा रहे हैं। आपका कंसेप्ट है कि ईईटी चलता है, विदेशों में भी चलता है, यहाँ पे भी चले, और वहाँ पे कितनी कितनी गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है। आपकी पेंशन कहाँ है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आप पेंशन क्या दे रहे हैं? 1,000 रुपया। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है फेयर लिविंग वेज चाहिए सबको। ऑस्ट्रेलिया में आपका वो
देखते हैं पेंशन देने के लिए कि आदमी की ट्रैवलिंग का खर्चा कितना होगा बुढ़ापे में, कोई थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करेगा, उस हिसाब से पेंशन बनती हैं। आप वहां की टैक्सेशन यहाँ पे ले आए, यहाँ पे पीनट्स हैं लोगों के पास। आपको करना भी है तो ये कीजिए कि ऑप्शन दीजिए जो एम्प्लॉइज ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि जी जब आप रिटायर होंगे आप चाहें तो पूरा का पूरा कॉर्पस उसको एन्युटी में डाल दीजिए, और एन्युटी में डालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, और विड्रॉ करेंगे तो करेगा। वो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि बुढ़ापे का सरमाया कोई बाहर निकाले, उसको यूज करे बाय वे ऑफ पेंशन विच इज अ रेगुलर इनकम। ऐसा स्टेप करके मॉडिफाई कीजिए उसको, अच्छा लगेगा, लोग भी खुश होंगे और समझेंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ये नहीं कि आपने विड्रॉ किया और अब आप करेंगे सारी मिट्टी आपके सर पर पड़ेगी, फायदा कोई आने वाली जनरेशन कि ये अगर सरकार ने जो ये प्रस्ताव लाया है वो सही प्रस्ताव नहीं हो सकता है। अगर इस तरीके से ईपीएफ पर 60% तक टैक्स लगाने की अगर बात कही जाती है, और लोगों को इस मामले में क्या करना चाहिए सोमेश, ये अब जरूर जानने की जरूरत है। सोमेश आपसे भी हम जानेंगे, लेकिन विश्वजीत आपको क्या लगता है कि इसमें अब लोगों को क्या करना चाहिए अगर इस तरीके का प्रस्ताव आगे आ जाता है तो? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो अभी गवर्नमेंट शायद इसमें कोई फाइनल क्लैरिटी नहीं है, तो बार बार स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये प्रिंसिपल पे लगेगा या सिर्फ इंटरेस्ट पे सिर्फ लगेगा। तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट पे लगता है तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर पूरा 60% पे लगता है तो नेचुरली फर्क पड़ेगा। और इसको ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास के लिए एक हिट है, जो सैलरी क्लास के लिए बहुत बड़ा हिट है। रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में वैसे ही बहुत कम होती है, 90% लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ढंग से नहीं करते हैं, और सिक्योरिटी सेविंग है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये मेरे ख्याल से एक गलत, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। और अगर निवेश करना ही है तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जरूरी नहीं है कि या फिर आप ईपीएफ पे जाएं। म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसे बहुत रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आप 5,000 रुपये 30 साल तक निवेश करें 8% के हिसाब से तो आपके 60 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन अगर वही 5,000 रुपये आप 30 साल के लिए 15% के हिसाब से निवेश करें तो 3.5 करोड़ बनते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, ये अभी क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को अभी पता नहीं है, तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है। और इंडिया में लोग बहुत ही कंजर्वेटिव वे से इन्वेस्ट करते हैं, तो ईपीएफ एक बहुत बड़ा विकल्प बन जाता है। बट मेरे हिसाब से रिटायरमेंट प्लान के और भी बहुत सारे विकल्प हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी विकल्प हैं, और भी तरीके हैं जिसमें लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है और टैक्स भी बच सकता है।